गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग कारक चिन्हों का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कारक चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने 4 कारक चिन्ह पढ़े थे और आज 5वां हमारा कारक चिन्ह है अपादान कारक। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है से, लेकिन इसका भाव जो होता है वो होता है अलग होने में। ठीक है, इसकी विभक्ति तो से होती है लेकिन इसका जो भाव होता है वो होता है अलग होने में। जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने आधार से अलग होता है या दूर होता है तब इस कंडीशन में वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक के लिए समझना बहुत ही आसान है। बस इसकी एक विभक्ति आप पहचान लीजिए कि विभक्ति का जो भाव होगा वो अलग होने के लिए होगा, किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करने के लिए होगा या उससे दूर जाने के लिए होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस वाक्य में आप भाव पहचान लेंगे तो उस वाक्य में जो होगा वो क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने आधार से अलग होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो परिभाषा हमारी लिखिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने आधार से अलग होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो जब एक वस्तु अपनी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे तमाम उदाहरण हैं इसके। पहला उदाहरण है हमारा कि पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा तो फल कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो यहाँ होगा अपादान कारक, क्योंकि फल जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है। दूसरा उदाहरण है हमारा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली जब छत से कूदेगी तो छत हमारा आधार था, उस आधार से वस्तु अलग हो रही है। तो हमने कहा कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने आधार से अलग होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत आधार था बिल्ली का लेकिन बिल्ली जो है छत से कूद गई तो छत में कौन सा कारक होगा। अगर प्रश्न पूछ ले तो शब्द के आगे देखिए से विभक्ति लगी हुई है तो हम विभक्ति से भी पहचान लेंगे, लेकिन ये से विभक्ति जो है हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, क्या भाव उत्पन्न कर रही है। ये से बता रहा है कि बिल्ली जो है वो छत से कूद गई है, अर्थात छत से अलग हो गई है। छत पर थी और छत से कूद गई, इसका मतलब है कि वो छत से अलग हो गई है। तो अलग होने की कंडीशन में जो कारक चिन्ह हमारा होता है वो होता है अपादान कारक। ठीक है, तीसरा उदाहरण है हमारा, सांप बिल से बाहर निकला। जब सांप बिल से बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के चला जाएगा, घूमेगा इधर उधर, अर्थात अपने स्थान से अलग हो जाएगा, अपने आधार से अलग हो जाएगा। तो जब सांप बिल से बाहर निकला तो बिल को अंडरलाइन कर दें और कहें कि यहाँ पे कौन सा कारक है, तो हमारा आसान सा कारक होगा, कौन सा होगा, अपादान कारक। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपके लिए। हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा जब हिमालय से निकलती है तो गंगा अपने आधार से अलग होती है। हमने कहा है कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अर्थात हिमालय में कौन सा कारक होगा, तो होगा अपादान कारक। अगला है, पृथ्वी सूर्य से दूर है। पृथ्वी सूर्य से दूर है, पृथ्वी की दूरी की बात कही जाए। हमने देखे नोट में आपको लिख रखा है कि अलग होने की कंडीशन में दूरी होने की कहीं ऐसी चीज़ जो जहाँ पे दूरी के बारे में वर्णन किया जाए कि पृथ्वी सूर्य से दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, चंद्रमा सूर्य से दूर है, बरेली जो है पीलीभीत से दूर है, दिल्ली जो है बरेली से दूर है, उत्तर प्रदेश राजस्थान से दूर है। इस तरह की दूरी वाली कंडीशन आ जाए तब भी वहाँ पे अपादान कारक ही होता है। यहाँ पे 4-5 कंडीशनें मैंने लिख रखी हैं। देखिए, अलग होने की कंडीशन हो तब भी अपादान कारक होगा, दूरी की बात कही जाए या लजाना की बात की जाए। लजाना का मतलब होता है लजवाना, किसी कार्य में लजवाना। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए तब भी वहाँ पे तुलना करना, दो चीज़ों में तुलना की जाए कि सीता गीता से बहुत अधिक सुंदर है। सीता गीता से बहुत अधिक सुंदर है मतलब दो लोगों की तुलना की जाएगी, तब वहाँ पर भी अपादान कारक ही होगा। ठीक है, उत्पन्न होना, जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु से उत्पन्न होती है, ठीक, तब इस कंडीशन में भी वहाँ पे अपादान कारक ही होता है। डरना, ऐसा वाक्य जहाँ आपको प्रतीत हो कि एक वस्तु दूसरी चीज़ से, एक चीज़ दूसरी चीज़ से डर रही है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डर रहा है, इस तरह की कंडीशन आ जाती है तब भी वहाँ अपादान कारक ही होगा। इन सारी चीज़ों का अगर हमें किसी वाक्य के माध्यम से पता लगे
कि अलग हो रही है कोई वस्तु, या वहाँ पे दूरी प्रकट की जा रही है, या फिर ले जाने की बात हो रही है, या फिर तुलना करने की बात हो रही है, या उत्पन्न होने की बात हो रही है, तो इस तरह की कंडीशनें जहाँ पर भी पैदा होंगी जिस वाक्य में, वहाँ उस वाक्य में अपादान कारक जरूर होगा। ठीक है। अगला है पृथ्वी सूर्य से दूर है। इसका मतलब है यहाँ पे दूरी की बात कही गई है, सूर्य से दूर है, तो यहाँ पूछ ले कि कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। आसमान से बिजली गिरती है, तो आसमान से बिजली गिरती है अर्थात बिजली जो है वो आसमान से अलग हो रही है। आसमान पे थी बिजली और वहाँ से गिरी है पृथ्वी पर, तो अलग हो रही है, अलग होने की कंडीशन में अपादान कारक होगा। दूल्हा घोड़े से गिर गया, दूल्हा घोड़े से गिर गया, घोड़े पर बैठा था, जब तक घोड़ा आधार था तो दूल्हा जो है अपने आधार से अलग हो गया है। जब कोई चीज़ अपने एक आधार से अलग होती है तब वहाँ अपादान कारक होता है। इसके बाद देखिए 8वां उदाहरण है हमारा कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है। तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, प्लेटफार्म पर जब तक खड़ी थी तब तक उसकी कंडीशन अलग थी, और जब वो प्लेटफार्म से अलग हो गई है अर्थात चली गई है तो वो प्लेटफार्म से अलग हो गई है, और इस कंडीशन में कारक हमारा हो जाएगा अपादान कारक। अगला उदाहरण है बच्चा विद्यालय से भाग गया। तो बच्चा जब तक विद्यालय में बैठा था तब तक कंडीशन अलग थी उसकी, और जब विद्यालय से भाग गया है तो वह विद्यालय से अलग हो गया है, और अलग होने की कंडीशन में अपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है। वृक्ष जो है पत्ते का आधार है, वृक्ष पत्ते का आधार है, और पत्ता अपने आधार से अलग हो रहा है। जब कोई वस्तु अपने आधार से अलग होती है तो इस कंडीशन में अपादान कारक होता है। तो उम्मीद करता हूँ अपादान कारक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कारक चिन्ह पर। अगला है देखिए हमारा संबंध कारक। संबंध कारक कहाँ पर होता है, जहाँ पर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध दर्शाया जाता है, और उस संबंध को दर्शाने के लिए वहाँ पर संबंध सूचक विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो कारक होता है वो होता है संबंध कारक। एक ऐसा वाक्य दिया जाएगा परीक्षा में आपके लिए, और उसमें कहीं पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अगर अंडरलाइन नहीं करेगा एग्जाम परीक्षक तो क्या करेगा, एक सीधा सा वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उस वाक्य को देखेंगे आप, देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा वहाँ पर एक ऐसी विभक्ति प्रयोग हुई होगी जो उन दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाएगी। इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ जो कारक चिन्ह होता है वो संबंध कारक होता है। इसकी परिभाषा के तौर पे हम देख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध को बोध कराए तो वहाँ संबंध कारक होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम में कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है। तो वहाँ पर हमें एक संबंध को दर्शाया जाएगा, या हम यूँ कह सकते हैं जिससे संबंध बतलाया जाता है। एक शॉर्टकट में परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जिससे संबंध दर्शाया जाता है, जिससे संबंध दर्शाया जाता है उसमें संबंध कारक होता है। ठीक है, एक छोटी सी परिभाषा है, जिससे संबंध दर्शाया जाता है उसमें संबंध कारक होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि रीता की बहन माया है, तो रीता की बहन माया है। ठीक, तो जो की शब्द है वो रीता की बहन माया, माया और रीता के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है, ये कि रीता की बहन है वो कौन है, माया है। तो जो की है विभक्ति आई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ रीता और माया के बीच जो कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है वो संबंध कारक है। ठीक, संबंध कारक की विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, संबंध कारक की जो विभक्ति होती हैं, हाँ वो होती हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। इस तरह की जो विभक्तियाँ आती हैं ये सभी विभक्तियाँ प्रयोग होंगी। डायरेक्ट भी ये विभक्ति प्रयोग हो सकती है, जैसे का, की, के, इस तरह से आ गया। जैसे यहाँ की आ गया है, ठीक है, कहीं पे का आ जाएगा, कहीं पे के आ जाएगा, कहीं पे ना आ जाएगा, कहीं ने आ जाएगा, कहीं रा आ जाएगा, कहीं रे आ जाएगा। कभी कभी तो ये डायरेक्ट यही विभक्तियाँ प्रयोग हो जाती हैं, और कभी कभी इनसे बनने वाले शब्द प्रयोग होते हैं। इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, इनसे बनने वाले शब्द हैं मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है, अपना,
अपनी, अपने, ठीक है, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, इस तरह के, या तेरा, तेरी, तेरे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सारे शब्द प्रयोग होंगे। ये शब्द बने किससे हैं? ये हमारी जो संबंध कारक की विभक्तियां हैं, इन्हीं विभक्तियों से बने हैं। देखिए का, की, के से बन गया उसका, उसकी, उसके। लास्ट में देखिए का, की, के आया है। नानी, ने से बन गया अपना, अपनी, अपने, ठीक है। और रा, री से बन गया तेरा, तेरी, तेरे, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये सारे शब्द बने हैं इन्हीं विभक्तियों से। और ये शब्द भी अगर वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तब भी आप यही मानेंगे कि वहाँ कारक कौन सा होगा? संबंध कारक होगा, ठीक है। इसके अलावा आप वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ने पर आपको महसूस हो कि यहाँ पे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है। संबंध दर्शाने के लिए एक विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ कारक जो होगा वो हमारा संबंध कारक होगा। इसके लिए हम बहुत सारे उदाहरण लेकर आए हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला था हमारा रीता की बहन माया है, तो यहाँ की प्रयोग हो गया है। रीता की बहन माया है, तो ये की बता रहा है कि जो माया है वो रीता की बहन है। रीता और माया के बीच एक संबंध दर्शा रहा है, तो कारक यहाँ पे कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। यह माला की पुस्तक है, माला किसी का नाम है, ठीक। संज्ञा के बीच, दो संज्ञाओं के बीच संबंध दर्शा रहा है की, संबंध दर्शाने वाला चिन्ह की प्रयोग हो गया। रमेश के पिताजी वहां बैठे हैं, तो रमेश के पिताजी हैं, इन दोनों के बीच एक संबंध दर्शा रहा है कि रमेश के पिताजी, ठीक है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, तो राजा दशरथ के 4 बेटे थे, ये प्रदर्शित कर रहा है कि राजा दशरथ के जो है 4 बेटे थे, अर्थात बेटों और राजा दशरथों के बीच एक संबंध को बता रहा है। मेरी घड़ी खो गई है, तो घड़ी किसकी है? मेरी है, ठीक है। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने, मेरी पुस्तक, पुस्तक किसकी है? मेरी है, मैंने लिखी है। तो काली गाय राम की है, अर्थात काली गाय राम की है। ये की शब्द जो है ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो काली गाय है वो किसकी है? राम की है, ठीक है। वह रमेश का पुत्र है, ये का बता रहा है कि जो पुत्र है वो किसका है? रमेश का है। यानी कि इन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, और संबंध को दर्शाने के लिए का, की, के, रा, री, रे, नानी, रे, मेरा, मेरी, मेरे, ये तमाम विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं। और इन सबको आप याद कर लेंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह होगा। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला अधिकरण कारक। अगला कारक चिन्ह है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है? अधिकरण का मतलब होता है आधार। अधिकरण का मतलब है आधार। जब कोई वस्तु अपने आधार से अलग होती है, जब कोई व्यक्ति अपने आधार से अलग होता है, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति होती है, इसकी अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो है में, हाँ, में और पर। इसके साथ साथ में ऊपर, भीतर, अंदर, ठीक है, ये भी आ जाते हैं। और समय का बोध भी इसी कारक चिन्ह में होता है, ठीक। तो अधिकरण कारक की जो विभक्तियां हैं वो है में, पे, पर, ऊपर, भीतर, अंदर, ठीक है, और समय। अगर इन सारी चीज़ों का बोध आपको किसी वाक्य से हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई वस्तु अपने आधार से अलग हो रही है, कि जैसे पानी बाल्टी में है तो पानी को रखने के लिए एक आधार चाहिए, तो पानी में बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, तो पानी को रखने के लिए एक आधार चाहिए, वो क्या है? हमारी बाल्टी। तेल किसी बोतल में है, तो तेल को इकट्ठा रखने के लिए हमें बोतल चाहिए है, अन्यथा में तेल फैल जाएगा, तो बोतल क्या हो गई? हमारी आधार हो गई। इस तरह से एक परिभाषा के तौर पे देखिए, क्या देखेंगे? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो कि कोई भी वस्तु जहाँ रखी है, जिस वस्तु में जिस आकार की डिजाइन में रखी है, तो उसके अंदर है या उसके ऊपर रखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, ठीक है। तो मेज पर गिलास रखा है, तो गिलास जहाँ भी रखा होगा
गिलास जहाँ भी रखा होगा वहाँ एक मेज होगी और मेज ही उसका क्या होगी, आधार होगी। जब गिलास जहाँ पे रखा है उस मेज का आधार है गिलास, तो जहाँ पे आधार होता है, कोई न कोई आधार हो और आधार सूचक शब्द भी प्रयोग आ जाए, वो हमारा क्या है, पर। ठीक है, पर जो है वो हमारा विभक्ति है, अधिकरण के विभक्ति है और संकेत सूचक शब्द भी है। तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। दूसरा है फ्रिज में सब्जियां रखी हुई हैं, तो सब्जियों के रखने का स्थान क्या है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं, तो आधार फ्रिज हो गया, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होता है। अगला उदाहरण है पेड़ पर तोता बैठा है, तोतों के बैठने का स्थान क्या है, पेड़ है। अगर पेड़ नहीं होता तो तोते क्या वहाँ पे बैठ पाते, नहीं बैठ पाते, किसी दूसरी जगह बैठते या उड़ जाते। तो पेड़ पर तोता बैठा है, तोते के बैठने का स्थान क्या है, पेड़ है। तोता जहाँ बैठा हुआ है जिस डाल पे वो आधार है, और उस आधार की कंडीशन में वहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो उस कंडीशन में वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला है बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जो है कक्षा में बैठे हैं, कक्षा के अंदर बैठे हैं, कक्षा एक आधार हो गई बैठने के लिए। अगर कक्षा नहीं होती तो उन्हें बाहर फील्ड में बैठना पड़ता, तो एक आधार हो गई कक्षा, कक्षा में बैठे हैं, और आधार सूचक जो शब्द भी आया है वो भी में आ गया है, अर्थात यहाँ पे कारक कौन सा होगा, अधिकरण कारक होगा। हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, तो किसी पर भी, किसी व्यक्ति पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अत्याचार किसी पर भी ना करें, कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई संज्ञा हो, ठीक, इस तरह की कंडीशन आ जाए तब भी वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है, तो नेहा के बैठने का स्थान क्या है, कुर्सी है। अगर कुर्सी नहीं होती तो क्या वो बैठ पाती, इस कंडीशन में गिर जाती नीचे, तो नहीं बैठ पाती। तो अर्थात जो आधार हो गया वो क्या हो गया है, कुर्सी हो गई है। जब कुर्सी आधार हो गई तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये समय सूचक हो गया कि 3 मिनट में आऊँगा, एक आधार दे दिया है, एक काउंटडाउन टाइम दे दिया है कि इस टाइम के अंदर आ जाएंगे, कंडीशन दे दी गई है, एक आधार मिल गया हमें कि 3 मिनट में मैं आ जाऊँगा। ठीक, मैं अगर 3 मिनट में आ जाता हूँ तो समय सूचक हो गया, समय सूचक जब आ जाता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। अगला है वन में मोर नाचता है, तो मोर के नाचने का स्थान क्या है, वन है। वन एक आधार है जहाँ पर मोर नाचता है, और नाचने को तो कहीं भी नाच सकता है, लेकिन क्या सड़क पे नाचेगा, नहीं नाचेगा। ठीक है, तो वन एक उसके नाचने का आधार हो गया, उसके रहने की एक जगह हो गई, तो उस जगह की इस कंडीशन में, एक आधार की कंडीशन में अधिकरण कारक होता है। इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग लास्ट कारक बचा है संबोधन कारक, उसे भी पढ़ लेते हैं। अगला कारक चिन्ह है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक कहाँ पे होता है, एक ऐसा वाक्य जहाँ पर कोई आपको बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई किसी को संबोधित करके कह रहा है, ऐसी कंडीशन जिस वाक्य में होती है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और इसके लिए एक चिन्ह भी लगा होता है, संबोधन चिन्ह, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। इस तरह से एक लाइन खिंची होगी, नीचे डॉट लगा हुआ होगा, ये चिन्ह कहलाता है संबोधन चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेटरी। वाक्यों में भी इस तरह का चिन्ह लगता है तो इसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। और संबोधन चिन्ह की जो विभक्तियाँ होती हैं, विभक्ति, इसकी विभक्ति तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान सी विभक्ति हैं इसकी विभक्ति होती है हे, भो, अरे, अजी, हे प्रभु, इस तरह के वाक्य जिनके स्टार्टिंग में हे, भो, अरे, अजी, हे प्रभु, इस तरह के शब्द लगे हुए हों, इस तरह की विभक्ति लगी हुई हो और उनके साथ में एक संबोधन वाला चिन्ह लगा हुआ हो, तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है, अर्थात किसी को बुलाने में, किसी को पुकारने में या बोलने में। ठीक है, इस तरह की कंडीशन पैदा हो रही है तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। कुछ उदाहरण हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, विभिन्न परीक्षाओं के आए हुए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि अरे क्यों रो रहे हो, कि कोई रो रहा है और आपने एकदम से कहा अरे, और वहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुके आप। ठीक, जैसे ही आप रुकते हैं तो वहीं पे एक चिन्ह आ जाता है, ठीक, संबोधन चिन्ह। तो ऐसे ही हमने कह दिया अरे क्यों रो रहे हो। ठीक, तुमने कहा अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। कोई व्यक्ति डेली लेट उठ रहा है सो के, जैसे आप लोग उठते हैं, ठीक, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, परीक्षा नज़दीक आ रही है, फिर भी आप लेट उठ रहे हैं, तो कहा कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। सुबह सुबह उठे, देखा कोई रजाई के अंदर जो है बैठा है, पढ़ रहा है, और आप एकदम चौंक गए, आपने कहा अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो इस तरीके के जो वाक्य आते हैं वहाँ भी कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। फिर कहा अजी सुनते हो मीना के पापा।
अर्थात अधिकांशतः गांव की लेडीजें होती हैं वो नाम नहीं लेती अपने हस्बैंड का, तो वो कहती हैं अजी सुनते हो। तो अजी सुनते हो, अजी उन्हें संबोधित कर रहे हैं, किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और इस तरह के वाक्यों में जब किसी से संबोधित करके कहा जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। ठीक, फिर कहा हे अरे भाई तुम गायब हो गए आजकल, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और आपको दिख गया तो आपने कहा अरे भैया तुम तो गायब हो गए हो एकदम। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, हे अर्जुन तुम्हें ये आवश्यक कार्य अवश्य करना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट कार्य है, अर्जुन को संबोधित होकर आपने कहा विभु इधर आओ, विभु को आपने पुकारा, उसे बुलाया, कहा विभु इधर आओ। तो विभु अगर इधर आएंगे तो उन्हें पुकारोगे आप, बुलाओगे तभी तो इधर आएंगे। और विभु को पुकारने के बाद आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, वहीं पे आ जाएगा संबोधन चिन्ह। ठीक, तो इस तरह के सभी वाक्यों में संबोधन कारक होता है। उम्मीद करता हूँ सभी कारक चिन्हों को आप आसानी से समझ गए होंगे। ये सारे उदाहरण जो हर कारक चिन्ह में हम 8 से 10 उदाहरण लेकर आए हैं, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल किसी न किसी परीक्षा के आए हुए हैं। और आपकी यूपी टेट की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा, एसआई की परीक्षा में 2 या 3 नंबर का अवश्य आएगा। तो आप समझ लीजिए, तीनों वीडियो अवश्य देखिए। इसके बाद भी अगर कहीं पे भी कोई संभावना रहती है तो एक वीडियो और बनाऊंगा इसका, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा। इतने वीडियो देखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।